Hello everyone, welcome to Genesis and welcome to the first online class for the course of Naib Tahsildar. So today we'll start about geography. My name is Rahul Jambal and I'll be taking two particular components of this syllabus. First will be geography and second will be the environment, ecology and biodiversity. तो आज पहली क्लास के अंदर हम जनरल बात करेंगे आज, वो है इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट, अगर आपको कोई पूछे कि वन वर्ड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो आप वो क्या वर्ड यूज करेंगे? मेरे ख्याल से आपको पता होगा, एक ही वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज मॉनसून्स। बिकॉज इंडियन क्लाइमेट इज डिफाइंड बाय ओनली वन वर्ड, और वो वर्ड क्या है? दैट इज मॉनसून्स। तो इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसूनल क्लाइमेट। अब आपको ये जानना जरूरी है कि मॉनसून होती क्या है। मॉनसून्स आर बेसिकली द नेम ऑफ द विंड्स। दीज आर द विंड्स। ये हवाओं का नाम है जिनको हम मॉनसून्स बोलते हैं। अब पहली बार पूरे वर्ल्ड में किसने इन मॉनसून्स को डिस्कवर किया? तो वो हमारे एक अरबिक स्कॉलर थे, या उनको हम एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, और उनका नाम था अल मसूदी। पहली बार इन्होंने नोटिस किया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ ऐसी हवाएं हैं जो अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं विद द चेंज ऑफ सीजन्स। मतलब ड्यूरिंग समर टाइम्स, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और ये हमारा अरेबियन सी है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग समर टाइम कुछ ऐसी हवाएं हैं जो अरेबियन सी से टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ट्रेवल करती हैं, और जैसे ही सीजन बदलता है, दैट इज फ्रॉम समर टू विंटर टाइम, ये वही विंड्स हैं जो वापस आती हैं फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द अरेबियन सी। तो इनको नाम दिया गया मौसमी हवाएं। ये वो हवाएं हैं जो मौसम के बदलते अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं या अपना रुख बदल देती हैं। तो मौसमी हवाओं से नाम पड़ गया मॉनसून्स, मौसमी हवाएं। तो पहली बार मॉनसून्स को डिस्कवर किया हमारे अरबिक एक्सप्लोरर और हमारे अरबिक स्कॉलर कॉल्ड एज अल मसूदी। उसके बाद डिफरेंट लोगों ने इसको स्टडी करना शुरू किया। तो उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशंस आती हैं मॉनसून्स के लिए, बट पहले हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉनसून्स, जनरल मॉनसून्स। तो मॉनसून्स हम उन हवाओं को बोलते हैं विच शोज अ सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। अब रिवर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर आप एक सीजन में यू आर गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट दिस डायरेक्शन, तो चेंज होते ही आप वापस वहीं से आ जाओ जहां से आपने शुरुआत की हो। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिवर्सल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब हो गया 180 डिग्री का एंगल चेंज। बट नेचर के अंदर कंप्लीट रिवर्सल मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए 1977 के अंदर एक हमारे मीटरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था न्यूवोल्ट। इन्होंने बोला हम उन हवाओं को मॉनसूनल हवाओं का नाम देंगे जो मिनिमम रिवर्सल जो है वो 120 डिग्री का शो करें आउट ऑफ 180 डिग्रीज। क्यों? जब भी हवाएं चलती हैं सरफेस के ऊपर दे गेट मॉडिफाइड, क्योंकि खूब सारे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, जिसमें हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, हमारे पास प्लेट्यूज भी हैं, फॉरेस्ट कवर भी आता है, तो उनकी डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाती है। यहाँ कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट हर एक लैटिट्यूड में अलग अलग होता है, तो कंप्लीट रिवर्सल नहीं मिल सकता 180 डिग्री का। तो न्यूवोल्ट जी ने कहा कि वो हवाएं जो मिनिमम रिवर्सल 120 डिग्री का शो करें आउट ऑफ 180 डिग्रीज, उन्हीं हवाओं को कहा जाएगा मॉनसूनल विंड्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले कि मॉनसून वर्ड कहां से आया। ये आया मौसम से,
मौसम क्या है हमारे पास? अरेबिक टर्म है फॉर द सीजन। और पहली बार किसने डिस्कवर किया इन विंड्स को? दैट इज कॉल्ड एज अरेबिक स्कॉलर कॉल्ड एज अल मसूदी। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दैट इज रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है, जो ये मॉनसूनल विंड्स हैं, ये वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में मिलती हैं या किसी और जगहों पे भी ये मिलती हैं? तो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती, इसके अलावा भी ये अलग अलग जगहों में मिलती हैं। जैसे कि पहला तो हमारा हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड इज साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर आपके पास थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये वाला रीजन आ जाता है। देन वी हैव Madagascar and Mozambique. These are the two countries in the African continent. ये अफ्रीका में है। And third region, fourth region is your north-eastern Australia. तो इन चार जगहों में हमें मॉनसूनल विंड्स मिलती हैं और वी कैन से मॉनसूनल क्लाइमेट देखने को मिलता है। और मॉनसून का मतलब वो हवाएं जो सीजन के बदलते अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन मॉनसून्स के बारे में थोड़ी सी। अब देखें आप, इंडिया में वी हैव टू सीजन्स। एक हम मेजरली बात करते हैं समर सीजन, एक हम कहते हैं विंटर सीजन। अब जनरल बात करेंगे तो समर मॉनसून्स आर दोज which blows from Arabian Sea region, or you can say total on the whole Indian Ocean. तो इंडियन ओशन से जो ट्रेवल करना शुरू करती हैं टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लाइक दिस, लाइक दिस। दीज आर कॉल्ड एज समर मॉनसून्स। अब इन समर मॉनसून्स का एक नाम है। अब समर मॉनसून्स का क्या नाम है? इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून्स। अब इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा वो मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। वैसे ही विंटर्स के अंदर जो हमारे पास मॉनसून विंटर चलती हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। तो समर वाले मॉनसून का नाम साउथ वेस्ट मॉनसून्स और विंटर वाले का नाम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो करना शुरू करते हैं और ये ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। तो समर मॉनसून्स दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस, और जो विंटर मॉनसून्स है वो ब्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। अब किसी भी विंड का नाम कैसे पड़ता है? हमने क्यों बोला इनको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स, इनको क्यों बोला हमने साउथ वेस्ट मॉनसून्स? ये इसलिए बोला, विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। उनकी ओरिजिन का जो डायरेक्शन है उस नाम से हम उन विंड्स का नाम डालते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस आती हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ और एक ईस्ट और एक हमारी वेस्ट। अब डायरेक्शंस की बात भी करते हैं तो बड़े लोगों को लगता है हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 ही हैं। बट डायरेक्शंस भी हमारे पास 2 किस्म की होती है। एक हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डायरेक्शंस, एक हम बोलते हैं रिलेटिव डायरेक्शंस। एब्सोल्यूट का मतलब जो हमें हमारे पास अर्थ पे हैं। जैसे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हमारे पास अर्थ के ऊपर नदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। वैसे ही सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारे पास अर्थ पे है, उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डायरेक्शंस। व्हाई? वी हैव नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, वी हैव सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। क्या आप बता सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नहीं है। क्यों? अर्थ राउंड है, तो देयर इज नो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड देयर इज नो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इसलिए ईस्ट और वेस्ट हमारी एब्सोल्यूट डायरेक्शन नहीं है। तो अगर हम एब्सोल्यूट डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ 2 हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डायरेक्शन। रिलेटिव का मतलब इन रिलेशन टू 2 थिंग्स, नॉर्थ इन रिलेशन टू साउथ, ईस्ट इन रिलेशन टू वेस्ट।
अब अगर मैं यहां पर एक दो चीजें ड्रॉ करता हूं, दो लाइंस ड्रॉ करूं, अब आपसे पूछता हूं नदन लाइन कौन सी है, सदन कौन सी है, आप बोलेंगे सर ये वाली नदन है और ये वाली सदन है। ट्रू, वो ऊपर है ये नीचे है। अब अगर मैं दो लाइन और ड्रॉ कर दूं, अब ये वाली लाइन जो लाइन है, लाइन ए जो है, नो दिस ए लाइन इज नॉर्थ ऑफ दिस बी लाइन, ये साउथ बन गई। अब ये नॉर्थ, ये एक बन गया नॉर्थ, ये क्या बन गया साउथ। अब ये क्या बन गई, ये साउथ है इसके लिए, अब ये इसके लिए क्या होगी नॉर्थ, ये क्या है साउथ। नीचे एक को लाइन ड्रॉ कर दो, अब इस लाइन के लिए ये क्या बन गई नॉर्थ, ये क्या बन गई साउथ। तो नॉर्थ साउथ हमारी एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव डायरेक्शन भी है। अब अगर मैं दो लाइन जैसे ड्रॉ कर दूं, अब ये वाली लाइन ईस्ट है, ये वाली लाइन वेस्ट है, इजंट इट। अब अगर मैं इसके आगे एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, अब ये इस लाइन के कंपैरिजन में ये क्या बन गई, ये बन गई वेस्ट और ये क्या बन गई ईस्ट। अब ये वाली वेस्ट थी इसके लिए, अब मैं यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, तो ये क्या बन गई, अब ये वेस्ट बन गई और ये क्या बन गई ईस्ट। तो रिलेटिव डायरेक्शन हमारे पास चार है, जिसमें नॉर्थ भी है, साउथ भी है, ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। क्लियर हो गया। तो अब विंड का नाम कैसे पड़ेगा, अब विंड का नाम पड़ता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। विंड ओरिजिनेट कहां से हो रही है। अब देखो, किसी भी डायरेक्शन को हम शो करते हैं एक एरो के साथ। एरो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका टेल, एक उसकी होती है आपका हेड। वन इज कॉल्ड एज हेड। अब टेल बताती है कि उस एरो का ओरिजिन क्या है, और हेड बताता है उस एरो का डेस्टिनेशन क्या है। अब अगर मैं एक एरो यहां से ड्रॉ करता हूं, अब आप बोलोगे, मैं बोलूंगा इस विंड का नाम डालो। अब बताइए इसकी टेल किसको पॉइंट कर रही है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसको क्या बोलेंगे नदरली विंड। इसको क्या बोलेंगे वेस्टर्ली विंड। इसको क्या बोलेंगे ईस्टर्ली विंड। इसको क्या बोलेंगे सदरली विंड। अब अगर मैं एक एरो ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब बताओ इसकी टेल किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो ये भी क्या है ईस्टर्ली, ये क्या है सदरली, ये क्या है वेस्टर्ली, ये क्या है नदरली, इजंट इट। अब जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ टेल ऑफ द एरो पॉइंट कर रही है, उस डायरेक्शन से हम उस विंड का नाम डालते हैं। तो ये नदरली, सदरली, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली। अब अगर मैं यहां पर एक एरो ड्रॉ कर दूं बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, अब इस विंड का नाम क्या होगा। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। वैसे यहां पर क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड। इसको क्या बोलेंगे साउथ वेस्टर्ली विंड। इसको क्या बोलेंगे साउथ ईस्टर्ली विंड। तो विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। तो जिस डायरेक्शन से उन विंड्स का ओरिजिन हो रहा है, उस डायरेक्शन से हम उन विंड्स का नाम डालते हैं। नाउ कम बैक टू द इंडियन मॉनसून्स। अब देखो, समर्स में हवा चल रही है मॉनसून्स की इंडियन ओशन से, और टेल किस तरह पॉइंट कर रही है। अब वो नॉर्थ है, ये साउथ है, वो ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इजंट इट दिस पर्टिकुलर एरो इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो समर मॉनसून को हम क्या नाम देते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो समर्स में भी है साउथ वेस्ट मॉनसून। क्यों, ये हवाएं साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो कर रही हैं और किस तरफ जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। नाउ कम टुवर्ड्स विंटर मॉनसून्स। अब इनकी एरो की टेल किस तरफ पॉइंट कर रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इनको क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। क्लियर हो गया। दिस इज हाउ वी नेम साउथ वेस्ट मॉनसून्स ड्यूरिंग समर्स एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स ड्यूरिंग विंटर्स। अब ये हमारी विंड्स किस कैटेगरी में आती हैं। अब जो हमारी मॉनसूनल विंड्स हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं। अब हमारे पास अगर हम ऑन द होल विंड्स की बात करते हैं, तो विंड्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक हम बोलते हैं ग्लोबल विंड्स, इन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी विंड्स, इन्हीं को बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स। अब सेकेंड कैटेगरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी विंड्स।
और थर्ड कैटेगरी को बोलते हैं हम टर्शरी विंड्स। प्राइमरी विंड सर्कुलेशन, सेकेंडरी विंड सर्कुलेशन और टर्शरी विंड सर्कुलेशन। प्राइमरी को ही ग्लोबल कहा जाता है, प्राइमरी को ही प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है, और इसमें हमारे पास तीन कैटेगरी की विंड्स होती हैं जो सब कैटेगरी है। आपने शायद कभी नाम सुना होगा ट्रेड विंड्स, then we have westerlies, and then we have polar easterlies. तो हमारे पास अर्थ के ऊपर we have three set of global और primary winds, that is trade winds, westerlies and the polar easterlies. अब secondary winds के अंदर हमारे पास दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हम बोलते हैं डायर्नल विंड्स। डायर्नल का मतलब होता है डेली, 24 घंटे में, दैट इज बिटवीन डे एंड नाइट। तो डायर्नल टर्म का क्या मतलब होता है? दिन और रात। तो कुछ हवाएं होती हैं जो डे टाइम में चलती हैं और रात में भी चलती हैं, तो डे विंड्स एंड द नाइट विंड्स दे आर कॉल्ड एज डायर्नल। सेकेंड कैटेगरी आर कॉल्ड एज रीजनल विंड्स। रीजन मतलब कुछ स्पेसिफाइड एरिया में जो हवाएं चलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनल। एक बड़े एरिया, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ एशिया, तो दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया इज द रीजन ऑफ वन रीजन ऑफ एशिया। तो जो इस कॉन्टिनेंटल लेवल पे हवाएं चले उनको क्या बोलते हैं? रीजनल विंड्स बोलते हैं। अब टर्शरी को हम बोलते हैं लोकल विंड्स। ये दो कैटेगरी की होती हैं, एक हम बोलते हैं वार्म लोकल विंड्स, एक हम बोलते हैं कोल्ड लोकल विंड्स। ये जनरल विंड्स की क्लासिफिकेशन है। अब मॉनसून किस कैटेगरी की विंड्स है? मॉनसून हमारी रीजनल विंड्स में आती हैं। तो मॉनसून्स आर एन एग्जांपल ऑफ रीजनल विंड्स। ठीक हो गया? तो मॉनसून्स आर पार्ट ऑफ रीजनल विंड सर्कुलेशन। और रीजनल विंड्स कौन सी होती हैं? विच आर पार्ट ऑफ ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। अब ग्लोबल विंड्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है ऑन द रीजनल स्केल, सो दे बिकम रीजनल विंड्स। तो वैसे ही जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून हैं, दे आर बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द साउथ वेस्ट monsoons are basically the continuation of southeast trades। अब ट्रेड विंड्स कौन सी थी हमारी? ग्लोबल विंड सर्कुलेशन का पार्ट है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून आर बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड्स towards Indian subcontinent, towards Indian subcontinent। अब ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी जो मॉनसून्स हैं वो कौन सी ग्लोबल विंड्स की कंटिन्यूएशन है? तो वो क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड्स की कंटिन्यूएशन है टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जरा थोड़ी सी बात उसकी कर देते हैं। आप लोगों को एक आइडिया होगा कि हम पूरे अर्थ को 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, there are 7 permanent pressure belts on the earth surface. In center around the equator we have a pressure belt called as equatorial low pressure belt. Then we have further north and south we have 2 more pressure belts, that is called as subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt.
वैसे ही हमारे पास दो और आ जाती हैं फर्दर नॉर्थ एंड साउथ, इनको बोलते हैं सब पोलर लो। फिर अराउंड द पोल्स वी हैव टू मोर, इनको हम बोलते हैं पोलर हाई, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब इनके रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स हैं फ्रॉम 10 डिग्रीज नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर हमें मिलती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री हमें नॉर्थ एंड साउथ मिलती है सब ट्रॉपिकल हाई। फिर 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हमें मिलती है सब पोलर लो। फिर अराउंड द नॉर्थ पोल एंड अराउंड द साउथ पोल हमें मिलता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब विंड ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर, तो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज। अब हमारे पास 7 प्रेशर बेल्ट्स में देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, सब पोलर लो, पोलर हाई। तो विंड ब्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब विंड चलना शुरू करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे सीधा ये चलना शुरू किया फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर लाइक दिस। ठीक हो गया। अब हवा जब चलना शुरू होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, तो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। अब हवा चलना शुरू होती है, अब विंड कैसे चलती है, winds blows because of pressure difference, और इस प्रेशर डिफरेंस को हम नाम क्या देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज PGF। तो हवा चलती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एंड विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स the low pressure. So wind blows from high pressure regions towards low pressure in response to pressure gradient force. और इसका काम क्या है, it always send winds perpendicular to isobars. Isobar क्या होते हैं, the line joining places on maps having equal atmospheric pressure are called as isobars. तो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर लाइक दिस। तो हवा सीधी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। रास्ते में जो भी आइसोबार्स आते हैं वो उसको एट राइट एंगल्स कट करती है। ठीक हो गया। ये हवा चलना शुरू होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब आप बताइए, जस्ट इमेजिन कीजिए कोई एक बहुत बड़ी सी डिस्क है, एक ह्यूज डिस्क जो रोटेट कर रही है, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और आपको उस डिस्क चलती हुई रोटेटिंग डिस्क के ऊपर आपको वॉक करके उसको क्रॉस करना है। क्या आप आराम से उसको क्रॉस कर पाएंगे? थिंक ओवर इट। Huge disk which is rotating in either direction, clockwise or anti-clockwise, and you people are supposed to walk over it. That is on rotating disk. क्या आप आराम से उसके ऊपर चल पाएंगे? नहीं ना, आपको एक हल्का सा धक्का लगेगा, हाँ या ना? यस, आपको एक धक्का लगेगा, या हम उसको बोले डिफ्लेक्शन फील होगी। इसी धक्के का नाम है अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉरियोलिस फोर्स। अब देखें, हमारी जो अर्थ है इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। अब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है। अब इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर जो भी चीज ब्लो करेगी या जो भी चीज इसके ऊपर मूव करेगी उस पे इस रोटेशन का असर पड़ेगा और उसको एक डिफ्लेक्शन फील होती है। और ये किस पे होती है? दोज बॉडीज विच आर फ्री मूविंग। तो व्हाट इज कॉल्ड इज फोर्स? इसमें हम क्या लिखते हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ
all free moving bodies, याद रहे, free moving bodies gets deflected from their path, and this deflection is towards right, and this deflection is towards right in northern hemisphere, and this deflection is towards left in southern hemisphere. तो इस डिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? We call it as Coriolis force. And the law which explains this deflection is termed as Farrell's law. तो Coriolis force और Farrell's law is one and the same thing. अब ये क्यों इफेक्ट होता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अब बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में क्यों जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में क्यों होती है. तो उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं. अब ये हमारी अर्थ है, ये रोटेट कर रही है इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब आप बताइए विच हेमिस्फीयर इज विजिबल टू यू? दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर. अब बताइए ये कैसे रोटेट कर रहा है? It is in anti-clockwise direction. Yes or no? Yes, it is rotating in anti-clockwise direction. Now, what hemisphere is this? ये सदर्न दिख रहा है आपको. अब बताओ ये कैसे रोटेट कर रहा है? Clockwise direction. Yes or no? पर अर्थ तो एक ही है. देखो जादू हो गया ना. तो नदर्न हेमिस्फीयर रोटेट कर रहा है एंटी-क्लॉकवाइज, साउथ कर रहा है क्लॉकवाइज, पर अर्थ तो एक ही है. Because of Earth behaves as if it is made up of two different डिस्क्स. नदर्न हेमिस्फीयर डिस्क रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ कर रही है क्लॉकवाइज. तो इसका असर सेम कैसे हो सकता है? तो ये राइट डिफ्लेक्ट होती है नदर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर. ठीक हो गया जी. अब हवा चलना शुरू हुई बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स these winds gets deflected towards their right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. तो winds कभी भी वहां नहीं पहुंच पाती where they are destined to reach. Why? Because they gets deflected from their path due to Coriolis force. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? छोटा सा कंसेप्ट है, पासिंग बाय. अब वापस आ जाइए आप. अब देखो, अब ये हमारे पास हैं 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ. वी हैव इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट सराउंडेड बाय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. देन वी हैव सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. Then we have polar high pressure belt. So wind blows from high pressure areas towards low pressure areas in response to pressure gradient force. जो हमेशा विंड्स को सीधा भेजता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. अब बताओ क्या ये सीधा पहुंच पाएंगी विंड्स? नो, दे विल गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स. तो नदर्न हेमिस्फीयर में दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर and towards left in southern hemisphere. See, वैसे ही दूसरी हवा चलेगी सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ. अब जाना चाहिए था सीधा, it will get deflected towards its right in northern hemisphere and left in southern hemisphere. वैसे ही तीसरी हवा जो चल रही थी पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ, जानी चाहिए थी सीधा. अब ये डिफ्लेक्ट कहां होगी? टुवर्ड्स राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो हमें 3 सेट ऑफ विंड्स मिल गए. कौन कौन से सेट मिले? पहला सेट मिला आपको जो चल रहा है सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ. ये हमारे पास आ गया फर्स्ट सेट ऑफ विंड्स. इन्हीं को बोलते हैं ट्रेड विंड्स. क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स. दूसरी हवा देखो वो चल रही है हमारी सब ट्रॉपिकल हाई से टुवर्ड्स सब पोलर लो. ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज. और तीसरी हवा अर्थ पे चलती है फ्रॉम पोलर हाई टुवर्ड्स सब पोलर लो. इनको बोलते हैं हम पोलर ईस्टर्लीज.
ये भी कौन सी है? पोलर ईस्टर्लीज। नाउ वी हैव 3 सेट ऑफ ग्लोबल विंड्स। पहली ट्रेड विंड्स, दूसरी वेस्टर्लीज और तीसरी पोलर ईस्टर्लीज। अब मॉनसून्स क्या है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स एक है जो नदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो कर रही है, ये वाली, और दूसरी ट्रेड विंड्स कौन सी हैं? जो ब्लो कर रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। अब याद करो, मैंने बात की थी विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। अब बताओ, नदर्न हेमिस्फीयर वाली ट्रेड विंड्स किस डायरेक्शन से ब्लो कर रही हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना ये टेल। लुक हियर, इस टेल की डायरेक्शन किधर है? बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स। अब बताओ, ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी टेल किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है? साउथ और ईस्ट के बीच में। तो इन सदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स आर नोन एज साउथ ईस्ट ट्रेड्स। तो ट्रेड विंड्स नदर्न हेमिस्फीयर में भी हैं और सदर्न में भी हैं। नॉर्थ में दे आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स और साउथ में दे आर कॉल्ड एज साउथ ईस्ट ट्रेड्स। नाउ इंडियन मॉनसून्स आर कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड्स टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्लियर हो गया? अब वो कैसे? वेरी सिंपल। अब देखो, अब इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम एक और नाम देते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज ITCZ, पॉपुलरली कॉल्ड एज, पीपल कॉल इट एज ITCZ। Z को Z नहीं बोलते, उसको Z कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ITCZ। फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वाई कॉल्ड एज इंटर ट्रॉपिकल? बिकॉज ये जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आता है। तो क्या नाम पड़ गया? इंटर ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक्स के बीच का पार्ट। कन्वर्जेंस मतलब कोई दो चीजें यहां पर आकर कन्वर्ज कर रही हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? दैट इज ट्रेड विंड्स। तो वाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड एज ITCZ, which is full formed as intertropical convergence zone, because of it is the zone of convergence of trade winds, that is northeast trades and southeast trades. We call it as ITCZ. ठीक हो गया जी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है। आप सबने एक नाम सुना होगा इक्वेटर का, है ना? इक्वेटर बड़ा कॉमनली यूज टर्म है। व्हाट इज इक्वेटर? अब हम इक्वेटर को कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं इट इज द सेंट्रली प्लेस्ड लाइन बिटवीन द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। It is the centrally placed line between the poles which makes an angle of 0 degree with the center of Earth. Which makes an angle of 0 degree with the center of Earth. और third condition क्या है? And it also divides Earth into 2 equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. तो वो लाइन जो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करे उसको हम क्या नाम देते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो व्हाट इज इक्वेटर? इट इज द सेंट्रली प्लेस्ड लाइन बिटवीन द पोल्स which makes an angle of 0 degree with the center of Earth, and it also divides Earth into 2 equal parts, that is northern hemisphere and the southern hemisphere. ठीक हो गया? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, एंड दिस ज्योग्राफिकल इक्वेटर इज फिक्स्ड। ये एक जगह पे पूरा साल यहीं पे रहता है। it has got fixed location, that is 0 degree latitude.
0 डिग्री लैटिट्यूड। अब एक और टर्म ज्योग्राफी में हम यूज करते हैं, उसको हम टर्म यूज करते हैं थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज थर्मल इक्वेटर। अब थर्म का मतलब होता है हीट, इक्वेटर मतलब सेंट्रली प्लेस्ड लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। अब अगर थर्मल इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर एक होते तो ये अलग टर्म नहीं आती, तो इसका मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। अब शायद आपने कभी नाम सुना होगा, अब ये हमारे पास अर्थ का एक कर्व्ड सरफेस है, ये अर्थ का इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो हमारा सन है, सन इज ऑलवेज कन्फाइंड बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो सन ज्योग्राफिकल इक्वेटर से मूव करता है टुवर्ड्स नदर्न हेमिस्फीयर टिल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे आता है इक्वेटर पर, फिर नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस मूवमेंट ऑफ सन को हम क्या बोलते हैं? एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एपरेंट? इसका मतलब है इट अपेयर्स एज इफ सन इज मूविंग, बट इन रियलिटी सन इज नॉट मूविंग। और इस एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन का कारण क्या है? पहला कारण है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और सेकंड है टिल्ट ऑफ अर्थ। अब आप लोगों को शायद टिल्ट ऑफ अर्थ के बारे में नहीं पता हो। अब अर्थ तो है वो आपको ऐसे वर्टिकल दिखती है, अर्थ आपको हल्की सी टिल्टेड फॉर्म में दिखती है। दिख रहा है आपको टिल्ट? इस टेढ़ेपन ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं? टिल्ट ऑफ अर्थ बोलते हैं। वी कॉल इट एज टिल्ट ऑफ अर्थ। अर्थ ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ हल्की सी टेढ़ी है, इसको क्या बोलते हैं? टिल्ट ऑफ अर्थ। अब अर्थ ऐसे ही टिल्टेड फॉर्म में सन के अराउंड चक्कर काटती है। अब इस टिल्ट की वजह से हमें लगता है कि सन ज्योग्राफिकल इक्वेटर से नदर्न हेमिस्फीयर में गया, फिर वो घूम के फिर से सदर्न हेमिस्फीयर में। तो देयर इज ए एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन व्हिच इज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ अर्थ। अब इसकी वजह से जितने भी लैटिट्यूड्स हैं हमारे बिटवीन द ट्रॉपिक्स, सन कभी ना कभी उस लैटिट्यूड के ऊपर वर्टिकल होता है। तो जिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर सन वर्टिकल होगा, सबसे ज्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन उस लैटिट्यूड पे पड़ेगी और उसकी वजह से वो लैटिट्यूड सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो द लैटिट्यूड ओवर विच सन इज वर्टिकली ओवरहेड, विच रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, and so that latitude becomes warmest of all the latitudes. That latitude is called as thermal equator, and this thermal equator varies from tropics to tropics. So how will you define thermal equator? It is the latitude over which sun is vertically overhead and which receives maximum amount of insolation, and so it is warmest of all the latitudes. क्लियर हो गया? अब हमारे पास there are 7 permanent pressure belts. अब जो हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पे लो प्रेशर क्यों है? बिकॉज हम सब जानते हैं इक्वेटोरियल एरियाज रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, and that is supposed to be the warmest area. जब इक्वेटोरियल रीजन सबसे गर्म है तो उसके ऊपर सरफेस होगा, वो भी गर्म होगा। उस सरफेस पे जो हवाएं रेस्ट कर रही होंगी, एयर होगी, वो भी गर्म हो जाएगी, और वो हवा गर्म होकर आपकी राइज कर जाएगी। तो इक्वेटोरियल एरियाज के अंदर these equatorial areas are very warm
अब यहां पर हवा गर्म होकर वर्टिकली राइज कर जाती है, जिससे सरफेस के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है। अब बताइए, क्या जो हमारा सन है वो क्या पूरा साल इसी जोन में रहेगा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सन है वो हमारा पूरा साल यहां पर नहीं होता। अब क्या सन पूरा साल इक्वेटर के ऊपर है? नो, सन मूव कर रहा है। सन ज्योग्राफिकल इक्वेटर को छोड़कर नदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। कहां तक जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा। फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा कब? 21 जून को। इट स्टार्ट्स कमिंग डाउनवर्ड, once again comes over the geographical equator, then from here it goes into southern hemisphere till tropic of capricorn. अब जो हमारी जोन ऑफ मैक्सिमम हीट है वो पूरा साल ज्योग्राफिकल इक्वेटर के अराउंड नहीं होती, वो जोन ऑफ मैक्सिमम हीट शिफ्ट कर जाती है। जोन ऑफ मैक्सिमम हीट शिफ्ट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। अब देखें, अब इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है? अब सपोज करो ये हमारे पास क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये लो प्रेशर क्यों है? बिकॉज ये हमारे एरियाज आर वेरी वार्म। अब वेरी वार्म क्यों है? बिकॉज मैक्सिमम इंसुलेशन कहां गिरती है? अराउंड इक्वेटर। अब जब सन इक्वेटर को छोड़कर नदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा तो जोन ऑफ मैक्सिमम हीट कहां जाएगी? वो भी नॉर्थ में चली जाएगी, है ना? मैक्सिमम हीट कहां चली जाएगी? नॉर्थ में चली जाएगी। अब जब ये मैक्सिमम हीट नॉर्थ में चली गई तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां चला जाएगा? ये भी नॉर्थ में चला जाएगा, इक्वेटोरियल लो। तो देयर इज सीजनल शिफ्टिंग। ये सभी प्रेशर बेल्ट्स अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन को फॉलो करती हैं, और ये समर्स में जाती हैं पोल्स की तरफ और विंटर्स में आ जाती हैं टुवर्ड्स इक्वेटर। तो देयर इज सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स फॉलोइंग द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। तो अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से देयर इज सीजनल शिफ्टिंग, सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तो सारी प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट करती हैं फॉलोइंग द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब जब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमारी नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर जाएगी तो जो हमने कहा था इट इज ऑल्सो नोन एज ITCZ, ये भी कहां चली जाएगी? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नदर्न हेमिस्फीयर। अब जब ITCZ भी शिफ्ट कर गया, क्यों शिफ्ट कर गया? बिकॉज पूरी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर गई। तो जब ये शिफ्ट कर गया तब इसको हम क्या बोलेंगे? नदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, NITCZ। ITCZ कहां होता है? अराउंड ज्योग्राफिकल इक्वेटर। जब ये शिफ्ट कर गया नदर्न हेमिस्फीयर में तो ITCZ क्या बन जाएगा? नदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब बताइए, ITCZ का नाम ITCZ क्यों रखा था हमने अभी? बिकॉज इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टू सेट ऑफ ट्रेड विंड्स। कौन कौन सी? नॉर्थ में चलती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स और साउथ में चलती है साउथ ईस्ट ट्रेड्स। अब देखो, ये रहा हमारे पास इक्वेटोरियल लो, इसको बोलते हैं ITCZ। यहां पर क्या हो रहा है? एक आ रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, एक आ रही है साउथ ईस्ट ट्रेड्स। ये नॉर्मल कोर्स में है ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड्स दोनों कहां कन्वर्ज करती हैं? इक्वेटोरियल लो में। इसको नाम क्या है? ITCZ। ठीक है। अब जरा सोचो, जब ज्योग्राफिकल इक्वेटर से हमारा थर्मल इक्वेटर यहां पर आ गया, जब थर्मल इक्वेटर यहां पे चला गया तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी। अब जब ये यहां शिफ्ट कर गया तो ये कहां आ जाएगा? ये यहां पे आ जाएगी। तो नाम क्या रखेंगे? NITCZ। अब यहां पे कौन सी दो विंड्स की कन्वर्जेंस हो रही है? एक है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, एक है साउथ ईस्ट ट्रेड। अब जब ये नॉर्थ में है
तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स कहां से आएंगी? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है। ये आ गई कौन सी? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स। अब ये वाली कहां से आ रही है? साउथ ईस्ट ट्रेड्स, है ना। ये क्या आ गई? साउथ ईस्ट ट्रेड्स, है ना। अब अल्टीमेटली इन ट्रेड विंड्स को जाना किधर है? इनको जाना है यहां पर कन्वर्ज करना है, isn't it? Now these southeast trades has to cross geographical equator and reach NITCZ. बट जैसे ही ये विंड हमारी जोग्राफिकल इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, ये किस हेमिस्फीयर में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी नदर्न हेमिस्फीयर में। और नदर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स विंड्स को कहां पर डिफ्लेक्ट करेंगी? वो करेंगी इनको राइट की तरफ। अब बताओ, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट थी, अब ये डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ वेस्ट नहीं हो गई। अब जैसे ही साउथ ईस्ट ट्रेड्स crosses geographical equator to converge at NITCZ, because of Coriolis deflection, they turn towards their right and they will assume the direction called as southwest. अब इनमें से कुछ हवाएं हैं जो इंडिया में पहुंचती हैं विद द नेम ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून्स। ये है हमारी समर मॉनसून्स की कहानी। अब हम इसको प्रैक्टिकली डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं, फिर जानते हैं ये कैसे होगा। अब जरा ध्यान देंगे। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है आपका अफ्रीका। ये क्या है? दिस इज योर वेस्ट एशिया। और ये आपका आ गया हमारा इंडिया। ये साउथ ईस्ट एशिया, ये चाइना। अरे ये इंडिया, दिस इज योर इंडिया। अब समर्स के अंदर जो हमारा ITCZ है वो इधर आ जाता है बिकॉज ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब यहां पर कन्वर्ट किसने करना है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड्स। अब ये जो एरिया है 40 डिग्री ईस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, उनकी डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाती है। तो साउथ ईस्ट ट्रेड्स when crosses geographical equator between 40 to 60 degree east longitudes, they reaches India with the name of south west monsoons. ये है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून्स। दिस इज हाउ इंडियन मॉनसून्स, that is summer monsoons, assumes the name southwest monsoons. And what are these? They are basically the continuation of southeast trades towards northern hemisphere due to Coriolis force. और इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ ITCZ. It was given by Mr. Flohen. मिस्टर फ्लोहेन, सॉरी इसका FLOHN, फ्लोहेन। ही वॉज जर्मन मीटरोलॉजिस्ट। given by Mr. Flohen. I hope something regarding monsoons is clear to you people. Now we see you in the next video. Thank you so much. God bless everybody.